हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, यानी कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो क्लास 12th के थीम 7 यानी कि पार्ट 7 से लिया गया है। इसका पहला पार्ट जो है उसमें हम विजयनगर साम्राज्य के शासकों और वहाँ के भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में हम वहाँ की शासन प्रणाली और उसकी सैनिक व्यवस्था और नगर व्यवस्था और उनके स्थापत्य आदि के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश की गई है कि इस वीडियो को सचित्र बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चित्र देखकर आप इसको अच्छे से सरलतापूर्वक समझ सकें, और ये सारी बातें जो हैं सारगर्भित हैं और संपूर्ण सिलेबस को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले जो हम बात करते हैं यहाँ पे वो करेंगे नायक के बारे में। तो नायक लोग कौन होते थे तो उसके बारे में देखते हैं कि तो साम्राज्य जो था उसकी, कोई भी साम्राज्य हो विश्व में, वो सैनिक शक्ति के बल पर टिका हुआ होता है। तो साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, और वो सेना प्रमुख जो होते थे वो किलों के ऊपर नियंत्रण रखते थे, और उनके पास जो है अपने सशस्त्र समर्थक होते थे, यानी कि उनके पास और भी सैनिक रूप में उनके साथी होते थे, और ये जो है अपने साम्राज्य को सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। तो इनको जो है नायक कहा जाता था। अब ये नायकों की खासियत ये थी कि ये आमतौर पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और कहीं एक जगह टिककर नहीं रहते थे। और जो है ये बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में कुछ किसान भी इनके साथ हो लेते थे। इस तरह से ये किसान जो है समय आने पर इनको सैनिक के रूप में भी मदद किया करते थे। तो इन प्रमुखों को जो है नायक कहा जाता था, और ये आमतौर पर तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। तो क्योंकि वो ये भाषाएं जो हैं वो दक्षिण भारत की स्थानीय भाषाएं हैं। अब अगला जो है वो है अमर नायक प्रणाली। तो नायक में और अमर नायक में क्या फ़र्क है वो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में नायक और अमर नायक के ऊपर काफ़ी प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि कई जो नायक होते थे वो क्या करते थे कि विजयनगर के शासन की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण कर दिया था उन्होंने, यानी उन्होंने अपनी शक्ति जो थी उसको विजयनगर के साम्राज्य के शक्तिशाली राजाओं के आगे उन्होंने नतमस्तक हो गए और उनकी मदद करने लग गए थे। लेकिन फिर भी अवसर मिलने पर वो विद्रोह कर देते थे, जिसे विजयनगर के शासकों द्वारा सैनिक कार्रवाई करके उनको दोबारा से अपने वश में किया जाता था। इस तरह से जो नायक थे और जो विजयनगर के शासक थे उनमें सहयोग और संघर्ष साथ साथ चलता रहता था। अब विजयनगर के शासकों ने एक नई प्रणाली को जन्म दिया जिसे अमर नायक प्रणाली कहते हैं। तो अमर नायक प्रणाली जो है ये विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ये जो है पॉइंट जो है, पूरा लाइन जो है ये एक महत्वपूर्ण है और परीक्षा में एक पूरे प्रश्न की तरह आती है कि अमर नायक प्रणाली जो है वो विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी। इसको आप किस प्रकार से बताएंगे? तो ऐसा जो है ये इसको प्रमुख राजनीतिक खोज इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्हीं के बल पर, अमर नायकों के बल पर जो है विजयनगर ने पूरे दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप पर लंबे समय तक जो है अधिकार जमाए रखा। तो ये प्रणाली जो है, ऐसा कहा जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत में जो इक्ता प्रणाली थी उससे प्रेरित थी, यानी कि उस काफ़ी कुछ जो है अंश जो हैं उसके इक्ता प्रणाली से लिए गए हैं। तो अमर नायक जो होते थे उनके कुछ कार्यों को यहाँ हमने ग्राफिकली भी बताने की कोशिश किया। तो अमर नायक क्या होते थे? ये सैनिक कमांडर होते थे, और उन्हें जो है राय के द्वारा, क्योंकि जो विजयनगर के शासक थे वो अपने आप को राय कहलाना पसंद करते थे, तो उन्हें राय द्वारा जो है प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। यानी कि
जो राय थे विजयनगर के शासक, वो अपने साम्राज्य का कोई क्षेत्र विशेष जो है वो अमर नायकों को, जो कि उनके सैनिक कमांडर होते थे, दे देते थे। अब इस क्षेत्र को जो उन्हें प्रदान किया जाता था, वहाँ जो किसान थे, वहाँ जो शिल्पकार थे और व्यापारी थे, उनसे जो है वो किसानों से भू राजस्व और कर्मियों और व्यवसायियों से अन्य तरह के कर वसूला करते थे। तो ये अमर नायकों का तो ये जो राजस्व का कुछ भाग तो व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए रखते थे और अपने पास, क्योंकि उनकी आवश्यकताओं के लिए, सैनिक आवश्यकताओं के लिए घोड़े और हाथियों का उनको निर्धारित दल रखना पड़ता था। निर्धारित दल का मतलब है राजा ने उनके ताकत को नियंत्रण करने के लिए, उनके सैनिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उनको एक सैनिक रखने की और घोड़े हाथी रखने की एक निर्धारित संख्या दे रखी थी कि इससे आप अधिक नहीं रखोगे। तो उस निर्धारित दल के रखरखाव के लिए उनको कुछ धन की आवश्यकता होती थी, तो राजस्व का कुछ भाग जो है वो उसमें से अपने पास रख लेते थे और बाकी जो है राय के पास भेज देते थे। तो यहाँ हम इसको समझते हैं। देखिए, ये अमर नायक जो है, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं कि भू राजस्व की वसूली करते थे। तो भू राजस्व की वसूली की जाती थी किसानों से, और शिल्प कर्मियों और व्यापारियों से वो कर वसूल करते थे, और साथ ही साथ घोड़े और हाथियों के रखरखाव के लिए, निर्धारित दल का रखरखाव के लिए उसका कर का उपयोग करते थे, और बाकी का कर जो है वो राय को सौंप देते थे। तो राजस्व का उपयोग किस तरह से किया जाता था? तो ये जो दल जो है विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, क्योंकि जब भी राजा को आवश्यकता होती थी, कभी शत्रुओं के द्वारा आक्रमण होता था, तो ये जो शासक को जो है राय को अपनी सैनिक सहायता प्रदान करते थे। उनके पास जो है अपनी फौज का हिस्सा लेके पहुंच जाते थे और उनको मदद देते थे। तो इनकी मदद से जो है रायों ने, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप पर एक लंबे समय तक अपना नियंत्रण कायम रखा। और ये लोग जो है राजस्व का कुछ भाग जो है मंदिरों आदि को दान में भी देते थे और मंदिरों के रखरखाव में या उनके निर्माण में खर्च करते थे। इसके अलावा जो है सिंचाई के साधन विकसित करने के लिए, ऐसा पाया विजयनगर में सिंचाई व्यवस्था जो है बहुत ही डेवलप्ड थी, तो उनके बनाने के लिए या उनके रखरखाव के लिए जो है वो इस राजस्व का उपयोग करते थे। तो राजस्व के 3 तरह का उपयोग जो है इस स्लाइड में आपको बता रहे हैं। पहला जो है सैनिक रखना, और सैनिक और साथ ही साथ जो है हाथी घोड़े आदि रखना, और उसके अलावा मंदिरों को रखरखाव में और निर्माण में खर्च करना, और जल के साधन थे, सिंचाई के साधन थे, उनके रखरखाव में और निर्माण में उन पैसों को, राजस्व को वो खर्च किया करते थे। अमर नायक जो है वो, उनके लिए ये कर्तव्य माना जाता था कि अमर नायक राजा को जो है वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे, और अपने स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं भी उनको उपस्थित होना पड़ता था। यानी कि वो खुद जाते थे और वहाँ पर जो है अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे, क्योंकि राजा के दरबार में उपस्थित होना वो उसके प्रति समर्पण का ही एक प्रतीक माना जाता था। तो वहाँ पर उपस्थित होते थे और उन्हें उपहार और भेंट आदि दिया करते थे। तो राजा जो है कभी कभार उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देता था, ताकि उन पे नियंत्रण रखा जा सके। ऐसा वो इसीलिए करता था क्योंकि एक ही स्थान पर रहने के बाद वो अपना प्रभाव को बढ़ा लेते थे। तो इसीलिए जो है उनका वो विद्रोही ना हो जाए, इसलिए उनका बार बार जो है स्थानांतरण किया जाता था। और पर 17वीं शताब्दी में आते आते ये नायक जो हैं, जब विजयनगर साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया, तो उसके बाद जो है इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लिए, और इससे जो केंद्रीय ढांचा था, जो शासन का केंद्रीय ढांचा था, वो तेज़ी से विकसित होने लग गया। और जो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था, वो छोटे छोटे भागों में बट गया। यहाँ चित्र में हमने कुछ जो है अमर नायकों के जो चित्र दे रखे हैं, ये जो विजयनगर के अमर नायक हैं, जैसे तिरुमाला नायक है यहाँ, ये
सुमरी नायक है, कालेदी है, यहाँ पलनाती ब्रह्म नायडू हैं। इसी तरह से ये अमर नायक जो हैं ये इनके यहाँ इन जो थे इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो उनको राजा ने प्रदान किया था स्वतंत्र शासन बना लिया था। तो यहाँ जो है हम ये इस चित्र में विजयनगर का जो है मैप देख रहे हैं, जो उनका साम्राज्य विजयनगर जो राजधानी थी वो किस तरह से विजयनगर शहर किस तरह से बसा हुआ था तो वो दिखा रहे हैं। तो ये जो है तुंगभद्रा नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर तरफ को बहती है। तो इस नदी के साथ आसपास जो है ये फैला हुआ था और इसके अंदर जो देख रहे हैं कि हमने इस मैप में इसको कई हिस्सों में बांटा गया है। जैसे ये जो है रॉयल सेंटर है यानी कि राजकीय परिवार के रहने का स्थान है और ये जो है सेक्रेड सेंटर है यानी कि धार्मिक केंद्र हैं जहाँ पर मंदिर वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए ये जो है इस्लामिक क्वार्टर्स हैं यानी कि यहाँ पर जो है क्योंकि विजयनगर के हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि इसके सभी जो पड़ोसी राज्य थे वो इस्लामिक राजाओं द्वारा यानी कि मुस्लिम शासकों द्वारा शासित थे। तो इसीलिए जो है काफ़ी लोग जो हैं विजयनगर में भी मुस्लिम संप्रदाय के रहते थे, तो इस्लामिक सेंटर भी यहाँ पर मिले हैं। इसके तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि शासन में जो है इनके कई तरह का था। इसके अलावा यहाँ देखिए कई सारे मंदिरों को भी दिखाया गया है। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जो देखेंगे वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पैलेस क्वार्टर है यानी कि यहाँ पे महल और उसमें रहने वाले लोग जो हैं निवास करते थे। इसी के परिसर के अंदर थे सेकंड जो पार्ट है वो दिखाया गया है। इसमें विरूपाक्ष टेम्पल जो है सबसे प्रमुख है, विरूपाक्ष मंदिर। इसी तरह से हेमकुंट टेम्पल और ये कृष्णा टेम्पल है और इधर जो है विट्ठल मंदिर है, ये विट्ठल टेम्पल है और ये कई सारे जो मंदिर जो हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये जो है इसके धार्मिक केंद्र में ये सब स्थापित है। इसके अलावा जो है आप यहाँ देखेंगे कि इसके यहाँ पर जो है अब महल की बात करें कि महल किस प्रकार था शासन, तो यहाँ पर ये पैलेस जो है महल का केंद्र दिखाया गया है, ये महल है और इसके अंदर महल के अंदर भी रामचंद्र टेम्पल है पूजा के लिए जहाँ पर शासक वर्ग जो है पूजा करते थे। और इसके अलावा यहाँ पर ये लोटस महल है यानी कि कमल महल है और यहाँ ये जो है हाथियों का जो है अस्तबल है जहाँ हाथी जो लोग रखते हैं, एलिफेंट स्टेबल है। और यहाँ पर टेम्पल क्वार्टर्स हैं यानी कि जो धार्मिक क्रियाएं कराने वाले जो वहाँ पे कर्मचारी थे वो यहाँ पर रहते थे। इसके अलावा ये जो है देखिए यहाँ पर जो है एक तालाब दिखाया गया है और ये रानियों के स्नानागार है। तो इस तरह से ये महल का अंदर की आंतरिक संरचना को आपको समझाया गया है। इस तरह से हमने यहाँ पर शासकीय केंद्र और इसके धार्मिक केंद्रों को समझा और आगे अब हम इसकी बात करते हैं। तो वो शहर के विषय में कैसे खोज की गई और किस तरह से उनके यहाँ पर कहाँ से इनका पता लगता है। तो विजयनगर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो काफ़ी सारे विदेशी यात्रियों से मिलती है। तो यहाँ जो है विजयनगर के राजाओं और नायकों की एक बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं। तो जो कि राजाओं ने या उनके नायकों ने अभिलेख जो लिखवाए थे और इसके जिनमें उन्होंने मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख किया और कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी वर्णन है उसमें। तो उस विवरण से हमारे को पता लगता है कि किस तरह में कौन से शासक थे, उनके समय में क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई। इसके अलावा जो है यहाँ कई यात्रियों ने भी शहर के बारे में वर्णन लिखा है। तो उन यात्रियों में जो प्रमुख यात्री हैं इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। एक 15वीं शताब्दी में आए हुए यात्री और ये जो हैं 16वीं शताब्दी में आए हुए यात्री हैं। तो 15वीं शताब्दी में आए हुए जो विजयनगर की यात्रा की उनमें प्रमुख जो हैं इटली के व्यापारी हैं, इटालवी व्यापारी यानी कि इटली के व्यापारी हैं निकोलो दी कॉन्ती। तो इनकी जो है ये पुस्तक जो है जिनमें उन्होंने भारत के बारे में लिखा है ली वेगस ऑकस इंडेस। तो ये पुस्तक जो है उनकी भारत में उनके जो यात्रा विवरण हैं उनको बताती है।
और इसके अलावा जो है यहाँ पे अब्दुल रज्जाक जो फ़ारस के राजा के दूत थे, उन्होंने भी विजयनगर के बारे में काफ़ी वर्णन किया है। और एक रूस से आए हुए व्यापारी थे अकातासी निकेतिन, तो ये इन्होंने भी विजयनगर के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा है। और 16वीं शताब्दी में कुछ जो है यात्री आए, उनमें दुआर्तो बारबोसा जो ये दिखाए गए हैं, इसी तरह से डोमिंगो पेस और कुनार्वो नूनीज जो कि पुर्तगाल से आए थे। तो ये जो हैं कुछ 16वीं शताब्दी में आए हुए यात्री हैं जिन्होंने विजयनगर के बारे में अपनी यात्रा वर्णनों में किया है। अब यहाँ की जल संपदा की बात करते हैं, यानी कि वाटर वेल्थ की। तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने ये पढ़ा कि विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो इसके उत्तरी तरफ जो है जो सीमा है विजयनगर की, उसमें तुंगभद्रा जो है सीमा रेखा का कार्य करती है। तो तुंगभद्रा नदी जो है उसके द्वारा एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण किया जाता है, जो कि वहाँ का एक अपने आप में चौंकाने वाली घटना है। तो ये तुंगभद्रा नदी जो है ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और इसके आसपास के जो भूदृश्य है वो भूदृश्य का मतलब आसपास का सराउंडिंग जो देखने को मिलता है। साथ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं और जो शहर के चारों तरफ जो है जो एक करगनी का काम करती हैं। करगनी का मतलब होता है कि जैसे कमर के चारों तरफ कमर के ऊपर पहनने वाला एक गहना होता है करगनी, जो उसको कमर को चारों तरफ से कवर करके मतलब चारों तरफ गोलाकार घूम रहा है। तो उसी तरह से शहर के जो चारों तरफ जो है ये पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, तो इस तरह से ये सुरक्षित है। और इसके अंदर जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं अलग अलग जगह से बहुत सारी जल धाराएँ आके तुंगभद्रा नदी में मिलती हैं और इसकी जो है इस तरह से ये जल धाराएँ इसमें आकर मिलती रहती हैं पहाड़ियों से और इसको विशाल रूप प्रदान करती हैं। तो ये जल धाराएँ और तुंगभद्रा नदी जो है ये जो थी इसके लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती थी और पेयजल भी उपलब्ध कराती थी। और तो जल प्रबंधन की अब हम बात करते हैं, यानी कि वाटर मैनेजमेंट की। तो सभी जो जल धाराएँ हैं जो तुंगभद्रा नदी में आकर मिलती हैं उन पे यहाँ के शासकों ने बांध बनाकर और उनके पानी को अलग अलग आकारों के हौजों में इस तरह के हौज वगैरह बनाकर उसके अंदर वर्षा के जल को संग्रहित करते थे और जल धाराओं से आने वाले जल का भी संग्रहण किया जाता था। हौज जो है वो एक प्रकार का तालाब होता है। तो ये जो प्रायद्वीप के शुष्क क्षेत्रों में आता है, यहाँ वर्षा कम होने के कारण पानी का संचयन करना और शहर तक ले जाने के लिए उनके पेयजल की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने व्यापक प्रबंध किए। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये नालियों द्वारा पानी जो है दूर स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में कमलपुरम जलाशय जो है ये कमलपुरम जलाशय है। तो ये महत्वपूर्ण हौजों में से एक था। तो जो खेतों में सींचने के साथ साथ राजमहल में भी जलापूर्ति करता था, यानी कि राजमहल की आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसी जलाशय के द्वारा की जाती थी। अब जल प्रबंधन के आगे अगर हम बात करें कि खाली जो है इस हौज से ही काम नहीं चलता था, सबसे महत्वपूर्ण जो जल संबंधी संरचनाएं यहाँ मिली हैं वो हिरिया नहर है, जो आज भी उसके भग्नावशेष जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हिरिया नहर जो ये दिखाई गई है आपको, तो इसके जो है खंडर जो है मतलब टूटे हुए जो नहर पक्की बनाई गई थी उसके वो अब टूट के कच्ची नहर में बदल चुकी है। तो उसके भग्नावशेष जो है यहाँ देखे जा सकते हैं। तो इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर जो बांध बनाए जाते हैं, इस प्रकार से वहाँ पर ये पुराने ज़माने में जो इस तरह के बांध होते थे, ये बांध बनाकर इस तरह से पानी जो है वो यहाँ पर लाया जाता था। और धार्मिक केंद्रों में यानी कि मंदिरों वगैरह में, शहर के केंद्रों में और घाटी में जो यहाँ क्योंकि चारों तरफ ये पहाड़ों से घिरी हुई है इसलिए इसको घाटी भी कह सकते हैं। तो उसमें खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी जो है नहरों द्वारा इस जो हिरिया नहर है इसके द्वारा पानी जो है वो पहुंचाया जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है संगम वंश के राजाओं ने करवाया था।
अब यहाँ की किलेबंदी और सड़कों की बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी में फारस के शासक ने कालीकट, जिसे कोझिकोड भी कहा जाता है, वहाँ पर अपना एक दूत भेजा था, अब्दुल रज्जाक। तो वो जो है यहाँ की किलेबंदी से काफ़ी प्रभावित हुआ और वो कहता है कि यहाँ जो दुर्ग है यानी कि जो किला है उसके 7 पंक्तियों की दीवारों से घेरा गया है। तो ये जो है जैसे किले की दीवारें हैं, तो किले को या जो है किले को चारों तरफ जो है वैसे ज़्यादातर किलों में एक ही 4 दीवारी होती है, लेकिन विजयनगर के दुर्ग में 7 जो है दीवारें बनाई गई थी इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और इन दीवारों में शहर, खेत और जंगल भी घेरे गए थे। और सबसे भारी दीवार जो होती थी वो शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। पहाड़ियों को आपस में जोड़ने का मतलब है जैसे पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के बीच में जो गैप होता है उस गैप को भरने के लिए जो है जहाँ जहाँ वो गैप बनता था वहाँ पर पहाड़ियों के बीच में दीवार खड़ी करके उनको, क्योंकि पहाड़ी तो एक तरह से दीवार का काम करती थी, जहाँ वो पहाड़ अलग होते थे तो वहाँ जो है उनको जो वहाँ पर भी निर्माण किया गया दीवारों का, ताकि उनको मजबूती प्रदान की जा सके और दुश्मन से बचाया जा सके, क्योंकि सबसे भारी जो दीवार है वही सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए, जो अगर किलेबंदी में यहाँ के स्थापत्य को देखें तो यहाँ जो थे किले की दीवारों में ये इस तरह के वर्गाकार या आयताकार बुर्ज होते थे, ये छज्जे टाइप के जो बाहर निकले रहते हैं, जो बाहर की ओर हमेशा निकले रहते थे। और अंदर की जो दीवारें होती थी वो जो बाहर सबसे बाहर की दीवारें हैं उनको जो है जोड़ने के लिए जो है पत्थरों में किसी प्रकार के मसाले या गारे आदि का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि ये जो है शुंडाकार पत्थरों का इस्तेमाल करके जोड़ा जाता था। शुंडाकार पत्थरों का मतलब होता है कि पत्थरों में अंदर कोण बने हुए होते हैं, मतलब उनको इस तरह से फिट किया जाता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और एक दूसरे के बीच में फंस जाते हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए किसी मसाले की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं तो ये दीवार जो है ये पत्थरों को आपस में तो इन दीवारों को जो है आपस में पत्थरों को एक दूसरे के बीच में फंसाकर आपस में जोड़ा गया है, ना कि किसी मसाले के द्वारा। और लेकिन अंदर की जो दीवारें होती थी वो मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बनाई जाती थी। तो ये बाहर वाली दीवारें इस तरह से इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि इनको ज़्यादा मजबूती की आवश्यकता पड़ती थी। अब किले के अंदर कृषि क्यों की जाती थी, यानी कि एग्रीकल्चर इन फोर्ट, उसकी बात करें तो ये जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आता है कि विजयनगर में खेतों को जो है वो किले की दीवारों में क्यों घेरा गया था। तो ये जो है इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर हमारे को मिलता है कि इस किलेबंदी की सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी ये थी कि खेतों को भी इसमें घेरा गया था। तो अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच में जुते हुए खेत, बगीचे और आवास आते थे। आवास का मतलब लोगों के घर आते थे। तो पेस जो है वो एक जो विदेशी यात्री था उसने भी लिखा है कि पहली परिधि में शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, और यानी कि काफ़ी लंबी परिधि में वो जो है दीवार खींची गई है जिसमें खेत हैं और वहाँ वे धान उगाते हैं। धान जिससे चावल मिलता है तो वो धान उगाते हैं, और कई तरह के उद्यान, उद्यान का मतलब बगीचे, वहाँ पे बगीचे भी हैं। और जल की 2 झीलें, जल जो है वो 2 झीलों से लेके आया जाता है, सिंचाई के लिए जो पानी आता है वो 2 झीलों से लेके आता है। और खेतों को जो है किले में रखने का कारण क्या था, इस पे प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि पुराने ज़माने में जो ये होता था कि किले में दीवार को उसको, अब इन तथ्यों को आज के पुरातत्वविदों द्वारा भी पुष्टि की गई है कि धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के बीच कृषि क्षेत्र के साक्ष्य भी उन्होंने खोज निकाले हैं कि किले के अंदर धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र तो थे जैसे हमने पहले पढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि यहाँ पर खेत और कृषि के कार्य भी होता था। तो और उन्हें जो है नहर प्रणाली द्वारा, ये नहर प्रणाली दिखा रखी है पानी को दूर तक पहुँचाने के लिए, नहर प्रणाली के माध्यम से जो है सींचा जाता था और पानी जो है तुंगभद्रा से लाया जाता था। और कृषि जो है उसके किलेबंदी करने का कारण है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे संक्षेप में यहाँ डायग्राम से बता रहे हैं कि किले में कृषि को जो है किलेबंद क्यों किया गया था। उसका कारण ये था कि
जो है विजयनगर के चारों तरफ जो उसके पड़ोसी राज्य थे उनके साथ उनका बराबर जो है युद्ध चलते रहते थे। और उस समय की एक रणनीति होती थी कि अगर किसी शक्तिशाली राजा को हराना है तो उसके किले के चारों तरफ घेराबंदी कर ली जाती थी, जिससे क्या होता था कि खाद्य सामग्री की कमी हो जाती थी। और खाद्य सामग्री की कमी लंबे समय तक, वर्षों तक जब घेरा पड़ा रहता था तो घेरे को लंबो वर्षों तक घेरा पड़े रहने पे खाद्यापूर्ति ख़त्म हो जाती थी। तो उसके लिए जो है उसके बाद राजा को जो किले के अंदर घिर गया है उसे समर्पण करना पड़ता था जब वो भूख प्यास से परेशान हो जाते थे। इसी से बचने के लिए जो है उन्होंने खाद्य पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पर कृषि करने के लिए भूमि को भी है, यानी कि खेतों को भी किले की चारदीवारी के अंदर ही घेर लिया था। और उसके लिए जो है उन्होंने खेतों के चारों तरफ जो है दीवारों से उनको घेर लिया। हालांकि ये काफ़ी महंगी विधि थी लेकिन सुरक्षित थी, क्योंकि इससे जो है लंबे समय तक जो है युद्ध लड़ा जा सकता था। और किले में जो है अनाज उत्पन्न करने के अलावा उन्होंने वहाँ पर विशाल अन्नागार भी बनाए थे, यानी कि बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनाई जहाँ पर अनाज का भंडारण भी किया जा सकता था। इस तरह से विजयनगर जो है नगर को पूरी तरह से शत्रुओं से सुरक्षित कर दिया गया था। अब यहाँ की दीवारों और सड़कों की बात करते हैं तो दूसरी किलेबंदी जो है वो नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, मतलब जो जहाँ पे लोग रहते थे, सामान्य लोगों के घर थे, किले के दूसरी दीवार जो है उसको घेरती थी। और तीसरी जो है वो शासकीय केंद्र को, यहाँ के जहाँ जिनसे शासन चलाया जाता था उसको घेरा गया था। और इसमें महत्वपूर्ण इमारतें जो हैं वो आती थी। और ये दीवारें जो हैं जो महत्वपूर्ण इमारतों को थी उनको ऊँची दीवारों से घेरा गया था। ये जो है ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई गई हैं। और यहाँ पर जो है इसका एक प्रवेश द्वार दिखाया गया है। तो दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार होते थे जो शहर की मुख्य सड़कों को जोड़ते थे, यानी कि ये जो प्रवेश द्वार हैं ये इनको मुख्य सड़कों से जोड़ देते थे। आगे इसकी स्थापत्य की बात करें तो यहाँ प्रवेश द्वार में विशिष्ट स्थापत्य के नमूने दिखाई देते हैं। तो और इनको जो है संस्थाओं से परिभाषित करते हैं और उन्हीं से ये नियंत्रित होते हैं। तो किलेबंदी बस्ती में जाने के लिए प्रवेश द्वारों पर मेहराब होते थे और उन पर गुंबद भी बनाए जाते थे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये गुंबद जो बनाए गए हैं तो ये गुंबद इनके प्रवेश द्वारों के ऊपर बने हुए होते थे इस प्रकार के, जैसे कि मस्जिदों में या गुरुद्वारों में आप गुंबद देखते हैं बने हुए, तो वो उस तरह के गुंबद भी यहाँ पर बनाए जाते थे। और इसके अलावा द्वारों में ये जो है मेहराब बनाए जाते थे, मेहराबदार द्वार बनाए जाते थे। तो ये जो स्थापत्य हैं ये जो है हिंदुस्तानी और इस्लामी स्थापत्य का मिला जुला नमूना होते हैं, यानी कि इनमें मेहराब भी थे, गुंबद भी बनाए जाते थे, या मस्जिदें जो होती थी उनको जो है भारतीय शैली में बनाया जाता था। जैसे ये जो है चेरामन जामा मस्जिद जो है सबसे जो पुरानी मस्जिद है केरला में। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे मस्जिदों का स्थापत्य होता है ये उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। इसमें किसी भी गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसकी छतों और दीवारों को देखकर आपको ये जो है एक भारतीय इमारत की तरह प्रतीत होती है। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे स्थापत्य में जो है इन्होंने इस्लामिक जो थे इमारतें, उन्होंने यहाँ के स्थानीय स्थापत्य को अपनाया। और यहाँ के स्थानीय निर्माताओं जो शासक थे उन्होंने इस्लामी स्थापत्य को अपनाया, उन्हीं की तरह उन्होंने मेहराबदार जो है द्वार बनाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनका जो स्थापत्य है वो जो आर्किटेक्ट है वो मिला जुला आर्किटेक्ट था। और ये जो सड़कों का यहाँ पर जो है चित्र में जाल दिखाया गया है, विजयनगर की मुख्य सड़कों को इसमें दिखाया गया है अलग अलग भागों को जोड़ने की वाली। तो ये पुरातत्वविद जो हैं वो शहर के अंदर की और बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया और उनकी पहचान जो है प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण और फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई। यानी कि सड़कें जो हैं वो सीमेंट की तरह की बनाई जाती थी, फर्श की तरह की। तो वो जो है क्योंकि पहले जो सड़कें जो हैं ईंटों वगैरह से भी बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ जो फर्श वाली सड़कें बनाई जाती थी। तो इस तरह सड़कें जो हैं काफ़ी
इस तरह से सड़कें जो हैं काफ़ी अच्छी किस्म की यहाँ पर थी। तो सड़कें जो हैं वो सामान्यतः जो पहाड़ी होते हैं पहाड़ों से बचा कर निकाल के बनाई जाती थी, यानी कि अगर दो पहाड़ आ रहे हैं तो ये पहाड़ों के बीच के रास्ते में से होकर निकाली जाती थी, घाटियों में से घुमाकर निकाली जाती थी। और ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो मंदिरों के प्रवेश द्वार के आगे से शुरू होती थी और उसके दोनों तरफ जो हैं बाज़ार होते थे, यानी कि बाज़ार के जो जैसे मुख्य सड़कें होती थी उसके दोनों तरफ अपने आप ही बाज़ार विकसित हो जाते थे। तो इस तरह से जो है सड़कें मंदिरों से शुरू होती थी और उनके आसपास जो है बाज़ार बन जाते थे। और यहाँ पर जो है चीनी मिट्टी के कुछ जो हैं टुकड़े भी मिले हैं कई शहर के कई भागों में। तो जिन क्षेत्रों में ये भरपूर मात्रा में मिले हैं तो वहाँ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये चीनी मिट्टी के क्योंकि बर्तन के अमीर लोगों द्वारा धनी लोगों द्वारा उपयोग किए जाते होंगे, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन क्षेत्रों में जो है जहाँ पर चीनी मिट्टी के ये अवशेष मिले हैं संभवतः वहाँ पर अमीर व्यापारी लोग रहते होंगे। और यहाँ पर मुस्लिम रिहायशी मोहल्ले भी मिले हैं, जैसे कि हमने पहले इसके नगर के प्लानिंग में देखा था। यहाँ के सामान्य लोगों के जीवन के बारे में अध्ययन करने के लिए यहाँ पर विशेष कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उनके घर वगैरह जो हैं वो अब उनके अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन पुर्तगाली यात्री बरबोसा ने उनके बारे में लिखा है कि यहाँ के जो सामान्य लोग थे उनके आवास जो थे वो छप्पर के थे, यानी कि कच्चे छप्पर के होते थे, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी मजबूत घर होते थे। जैसा कि इस चित्र में देखिए यहाँ पे केरला के पारंपरिक जो घर दिखाए गए हैं, इससे आप वहाँ पे उस समय के घरों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जल व्यवस्था की जब बात करते हैं तो पूरा क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल थे, छोटे छोटे मंदिर थे और वहाँ पर विभिन्न समुदायों के लोग जो हैं उनके पूजा स्थल होते थे और प्रत्येक मंदिर में एक जलाशय बनाया जाता था। और साथ ही साथ जो है कृषि कार्य के लिए अलग अलग स्थानों पर भी जो है जल का संचयन किया जाता था और कुएं और बरसात के पानी वाले जलाशय जो हैं और उनसे मंदिरों के जलाशय वगैरह वो सामान्य नागरिकों के लिए पानी के स्रोत हुआ करते थे। आपने जो बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों सहयोगियों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।